को मदद करती हैं। यानी एक लाइन में बात कहें तो प्राइवेसी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि देश और यहां की सरकारें इसे बचाने को लेकर अभी तक कुछ करती नजर नहीं आ रही और खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में लोगों की प्राइवेसी और उससे जुड़े डेटा पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। वहाँ प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल दूसरे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। यही कथ्य है, यही सत्य है, यही तथ्य है। जो भारतीय इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ते ही नहीं। 2018 में CUTS इंटरनेशनल ने भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया यूजर्स पर एक सर्वे किया। इसका नतीजा चौंकाने वाला है। सर्वे के मुताबिक 80% यूजर्स प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी बहुत लंबी होती है। इसे पढ़ने और समझने में लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। इसी सर्वे के मुताबिक 47% लोगों ने कहा कि वो प्राइवेसी पॉलिसी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये बहुत लंबी होती है। 33% लोग इसे भाषा की वजह से नजरअंदाज करते हैं। 20% लोगों को दूसरी तरह की समस्याएं आती है। किसी बाहर की कोई कंट्री में बैठा हुआ साइबर सेल, कोई हैकर्स या ऐसे लोग जो वहां से उस डेटा को स्प्रेड आउट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों की ऑथेंटिसिटी जांच ले एक लेमैन पर्सन आप और हम, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेटा है उस डेटा को हम बिना जांचे नहीं शेयर करें। इतना ही नहीं, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर भारतीय प्राइवेसी टूल्स के बारे में भी जागरूक नहीं है। CUTS इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक गूगल क्रोम के इनकॉग्निटो मोड के बारे में 85% भारतीयों को या तो जानकारी नहीं है और अगर है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल आपने भी इंटरनेट पर सर्च के दौरान गूगल क्रोम का इस्तेमाल किया होगा। गूगल क्रोम आपको एक ऐसी सुविधा देता है जिससे आप जो कुछ भी सर्च करते हैं वो आपकी सर्च हिस्ट्री में सेव नहीं होता। इसका इस्तेमाल खास तौर पर तब जरूर करना चाहिए जब आपका कंप्यूटर या मोबाइल एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। सर्वे में पाया गया है कि करीब 53% भारतीय ऐप सेटिंग के बारे में या तो नहीं जानते हैं और अगर जानते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। 84% लोग या तो कुकी ब्लॉकर्स के बारे में नहीं जानते या जानते हुए भी उसे ब्लॉक नहीं करते। दरअसल कुकीज आपकी लॉगिन आईडी, सर्च हिस्ट्री और ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान कार्ट में डाले गए प्रोडक्ट्स और आपके इंटरनेट के इस्तेमाल से ऐसी जुड़ी जानकारियां अपने वेबसाइट और एप्स को मुहैया कराता है। इसे ऐसे समझिए कि आप इंटरनेट पर जो भी काम करते हैं उसका एक निशान छोड़कर जाते हैं। आपकी इसी निजी जानकारी का इस्तेमाल कंपनियां मार्केटिंग, प्रोडक्ट को बेचने और प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। लोगों के खिलाफ ये साजिश इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी को लेकर जागरूक नहीं है। यही वजह है कि भारत में साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। NCRB के डेटा के मुताबिक भारत में 2020 में 50,035 साइबर क्राइम की घटनाएं दर्ज की गई। पिछले साल के मुकाबले ये करीब 12% ज्यादा थी। इनमें 4,047 ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड है, 1,093 OTP फ्रॉड, 1194 क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड, जबकि 2160 ATM से जुड़े फ्रॉड है। यह वो आंकड़ा है जो लोग बैंकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर केस दर्ज करवाते हैं। देश में इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार ज्यादातर लोग तो पुलिस के पास जाते तक नहीं। मतलब ये कि आंकड़ा बहुत बड़ा है और वजह सिर्फ एक है, प्राइवेसी को लेकर लोगों की लापरवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सवाल आपसे भी है कि आप अपनी प्राइवेसी को लेकर कितने गंभीर हैं और जागरूक होकर आप कितने कदम इस दिशा में उठाते हैं। और इसी का जवाब हमने एक्सपर्ट से भी लिया कि जनता की भागीदारी इसमें क्या होनी चाहिए और सरकार को इस पर क्या करने की जरूरत है। विदेशों की तुलना में जब हम प्राइवेसी के मापदंड से देखते हैं तो भारत काफी पिछड़ा नजर आता है। उसका कारण यह है कि आज की तारीख में भी भारत के पास कोई प्राइवेसी संबंधी कानून नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, वो भी प्राइवेसी के कोई बहुत विशेष पहलुओं पर रोशनी नहीं डालता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने हमारे राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल
राइट के तौर पर घोषित कर दिया है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं जताई जाती। यही कारणवश होता है कि हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्टेट एजेंसीज भी आपकी प्राइवेसी का लगातार हनन करती हैं। सारे सोशल मीडियाज़ को रेगुलेट करने की एक कमेटी हो सकती है जिसमें कंटेंट का भी फिल्ट्रेशन हो जाए, कंटेंट भी चेक किया जाए, तो उससे काफ़ी हद तक फिल्ट्रेशन हो सकती है। जैसे ट्विटर में जो ब्लू हैंडल की है या फेसबुक अकाउंट वेरीफाई हो सकती है, उससे काफ़ी हद तक डेटा प्रोटेक्शन और डेटा वैलिडिटी और फॉल्स नैरेटिव्स की संभावनाएं भी कम हो सकती है। इंटरनेट के दौर में सोशल मीडिया यूजर्स की प्राइवेसी सबसे ज्यादा निशाने पर रहती है। तो सवाल यह है कि आखिर देश की पब्लिक इसे लेकर कितनी जागरूक है और उसे अपनी निजता की कितनी फिक्र है। क्या आप अपनी प्राइवेसी को लेकर जागरूक रहते हैं? थोड़ा बहुत तो रहते ही हैं, उतना तो नहीं, पर हाँ थोड़ा थोड़ा जागरूक बिल्कुल रखते हैं। जब भी हम सोशल मीडिया या फिर अपनी प्राइवेट चीज़ें या लॉगिन करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या फिर कुछ भी, तो हम बिल्कुल सिक्योर रखना चाहते हैं। प्राइवेसी का अधिकार मीन्स वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डेटा लाइक आवर पर्सनल डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल। इसके सोशल मीडिया के दौर में वो चीज़ें अपने आप ही उस निजता की श्रेणी में नहीं आती हैं। जब आप किसी पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, आपका डेटा जो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, तो प्राइवेसी कहीं ना कहीं तक खत्म हो जाती है। डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी हमारा पेंडिंग में लोकसभा में, वो अभी पास नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ लाए जिससे सिटीजन्स का डाटा प्रोटेक्ट रहे। अभी फिलहाल भी इंडिया में ऐसा कुछ लॉ ना होने की वजह से हमारा डाटा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। और अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया से ओपिनियन। हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या निजता के अधिकार को लेकर भारतीय सबसे कम जागरूक और संवेदनशील हैं। 71% लोगों ने इसमें हामी भरी, 15% ने इनकार किया, जबकि 14% ने यह माना कि प्राइवेसी भारतीय समाज में, हमारे देश में कोई मुद्दा ही नहीं है और किसी को उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ना तो भारत के लोग और ना ही यहां की सरकार इसे लेकर गंभीर है, और खासकर तब जब आए दिन कंपनीज लोगों की गोपनीयता में दखल देती हैं, लोगों के डेटा में सेंध लगाकर उसे मनी मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक विवाद इसका सबसे ताजा उदाहरण है। सरकार और विपक्ष को चाहिए कि वो जल्द से जल्द डेटा प्रोटेक्शन बिल पास करें, लोगों की प्राइवेसी को बचाने के लिए सख्त कानून के लिए काम करें। साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया यूजर्स भी अलर्ट रहें, इनका इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में आपकी प्राइवेसी तभी सुरक्षित रह पाएगी। तो निजता में सेंध लग रही है, इसकी किसी को परवाह नहीं है, किसी को चिंता नहीं है, लेकिन कैसे आपके माइंड में घुसपैठ हो रही है, कैसे माइंड गेम्स आपके साथ खेले जा रहे हैं, अब मैं आपको यह बताती हूं। पाकिस्तान टूल किट, जो ये पूरी खबर है, इसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम इंडिया की हार के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने मोहम्मद शमी को गद्दार कहा और टीम इंडिया से छुट्टी करने की मुहिम छेड़ दी। ट्विटर पर हैशटैग शमी टॉप ट्रेंड करने लगा और अब इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद मोहम्मद शमी को धर्म के आधार पर कटघरे में खड़े करने वाली ये ट्वीट और मैसेज भारतीयों ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान से संचालित साइबर आर्मी ने किए थे। बाकायदा टूल किट बनाकर पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची गई ताकि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके। पाकिस्तान की ओर से कई फर्जी अकाउंट से ताबड़तोड़ ट्वीट हुए। इन ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाई गई। देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाड़ी चौड़ी करने की कोशिश थी। सुनियोजित तरीके से यह बहस छेड़ी गई कि टीम इंडिया की हार के पीछे मोहम्मद शमी का बड़ा रोल है और उनका प्रदर्शन सिर्फ इसीलिए खराब था क्योंकि उनके सामने पाकिस्तान की टीम थी, यानी मुस्लिम एंगल। साजिश को पाकिस्तान स्ट्रेटेजी फोरम की ओर से बढ़ाया गया, यानी साजिश रचने में पाकिस्तान की एजेंसियां भी शामिल थी। हद ये कि पाकिस्तान में जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने इस जहरीले खेल को खेला। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह
उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि इन दोनों के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। पाकिस्तान की साजिश तुरंत रंग लाने लगी और फर्जी ट्वीट की सत्यता को जांचे और परखे बगैर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कुछ मोहम्मद शमी का बचाव कर रहे थे तो कुछ विरोध। कई खिलाड़ी शमी के बचाव में उतरे तो कई राजनेताओं ने इस बहाने सरकार को घेरा। 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। पाकिस्तान की इस गंदी साजिश के खुलासे के बाद कई अहम सवाल हैं। क्या पाकिस्तान ऐसे मुद्दों की ताक में लगातार बैठा रहता है जहां भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके? क्या पाकिस्तान की ऐसी जहरीली साजिशों को भारत के सोशल मीडिया यूजर समझ पा रहे हैं? क्या वक्त आ गया है कि इंटरनेट के रफ्तीले रास्तों पर चलने से पहले यूजर्स को एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाए? जिन हिंदुस्तानी लोगों ने अपना एजेंडा साधा है उन्हें भी सबक सिखाने की जरूरत है। क्या शमी प्रकरण के बाद राजनेताओं को सबक लेना चाहिए कि सोशल मीडिया ट्रेंड पर उन्हें थोड़ा सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए? प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा समय रहने देता है ताकि उसके रिव्यूज, उसके क्लिक्स और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उसको शेयर करें, लाइक करें और आगे धीरे धीरे कर उसको स्प्रेड आउट करें, बिकॉज उसका एंगेजमेंट रेट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फेसबुक और अलग अलग जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उनको एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री में लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से असल और फर्जी ट्वीट में अंतर कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि सोशल मीडिया यूजर्स 2 बार सोचकर किसी संवेदनशील मसले पर प्रतिक्रिया दें और मामला जब धर्म, जाति या ऐसे किसी संवेदनशील मसले का हो तो सजगता और बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपको दिखाते हैं इस पर ओपिनियन। आपसे हमने सोशल मीडिया